नमस्कार। अपना बिंदु चल रहा है भाषा। देखिए, भाषा में अपने अर्थ, परिभाषा और भाषा का जो विकास हुआ है इत्यादि के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। भाषा की जो इकाइयां हैं उनका भी अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हमारी हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब ये शौरसेनी अपभ्रंश क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास होना शुरू हुआ और यह किस प्रकार से आज की इस वर्तमान हिंदी के स्वरूप को प्रकट हुई। अब अपन देखते हैं बेटा, हमारी जो ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक भाषा वैज्ञानिक, अपन इसको क्या भाषा वैज्ञानिक ले सकते हैं। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा 5 उपभाषाओं व 17 बोलियों में विभाजित किया जाता है। अब ये 5 उपभाषाएं कौन सी हैं और इन 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां कौन कौन सी आती हैं। देखिए बेटा, शौरसेनी अपभ्रंश की जो पहली उपभाषा है वह है पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन सी आती हैं? कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली जो बोली है वह है कौरवी बोली। कौरवी कौन सी है? कौरवी। दूसरी है हरियाणवी। तीसरी है ब्रज। चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो 5 बोलियां हैं ये सारी की सारी अपने उत्तरी भारत में बोली जाने वाली बोलियां हैं। कौरवी हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र वाला भूभाग है, दिल्ली के आसपास वाला भूभाग है, उसमें कौरवी बोली जाती है। हरियाणवी जो बोली है
यह हरियाणा की बोली है। ब्रज जो है यह बोली उत्तर प्रदेश के भूभाग में जो राजस्थान से लगता हुआ है, और राजस्थान के भी 2 जिलों में इस बोली का प्रभाव है, जिसमें भरतपुर और धौलपुर आते हैं। बुंदेली यह बुंदेलखंड वाले भूभाग में बोली जाती है, और कन्नौजी यह उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में बोली जाती है, कन्नौज वाले भूभाग में बोली जाती है। अब दूसरी हिंदी आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, अब यहां पर देखिए बेटा, पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवध वाले भूभाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो सम्मिलित भूभाग है, और जो छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है उसमें यह बोली बोली जाती है। यानी पूर्वी भारत की जो ये बोली है, पूर्वी भारत में बोली जाने वाली जो हिंदी है, उसमें 3 उपभाषाओं को शामिल, 3 बोलियों को शामिल किया जाता है। तीसरी जो उपभाषा है वह है राजस्थानी। वह कौन सी है? वह राजस्थानी उपभाषा है। राजस्थान प्रांत में, राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं, वह क्षेत्र जिसमें सम्मिलित रूप से राजस्थानी बोली जाती है, और राजस्थानी भाषा के अंतर्गत जो, या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, जैसे मारवाड़ वाला भूभाग है, मेवाड़ वाला भूभाग है, जयपुर वाला भूभाग है, अलवर वाला भूभाग, यानी देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, राजस्थानी भाषा में भी कई बोलियां हैं, राजस्थानी में भी कई बोलियां, तो इसमें 4 बोलियों को शामिल किया जाता है, जिसमें मालवी, मेवाती, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और एक है ढूंढाड़ी। एक कौन सी है? ढूंढाड़ी है। तो ये 4 बोलियां हैं। मालवी मध्य प्रदेश के साथ लगती हुई जो सीमा है दक्षिणी राजस्थान की, जिसमें कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, बारां, ये जो भूभाग है उसमें मालवी बोली जाती है। इसमें राजस्थान के साथ में लगते हुए मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग आ जाते हैं। मेवाती अपना जो अलवर वाला भूभाग है, अलवर, भरतपुर और उत्तरी जयपुर वाला जो भूभाग है, शाहपुरा वाला, उसमें मेवाती बोली जाती है। मारवाड़ी बोली के अंतर्गत मारवाड़ प्रदेश जैसे नागौर है, पाली है, जोधपुर है, मुख्य रूप से पाली, जोधपुर इसके क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा ढूंढाड़ी जो बोली है, यह ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से जयपुर में है, जयपुर टोंक दौसा में जो बोली जाती है। अब चौथा नंबर की जो उपबोली है, उपभाषा है, चौथी जो उपभाषा है वह है बिहारी हिंदी। देखिए बेटा, नाम से ही ये बात स्पष्ट हो रही है कि बिहारी हिंदी कौन सी है, अर्थात बिहार प्रांत में बोली जाने वाली जो भाषा है, बिहार प्रांत में बोली जाने वाली जो बोली है वह बिहारी हिंदी कहलाती है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो देखिए बेटा, भोजपुरी गाने बहुत प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी,
मगही, भोजपुरी, मगही और मैथिली। विद्यापति जी मैथिली भाषा के यूं कहें कि बहुत बड़े कवि हुए हैं। विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में ही अपनी काव्य रचना की थी, इसलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। मैथिली भाषा का उन्होंने पूरा प्रभाव उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। अब पांचवा और अंतिम जो हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वह है पहाड़ी हिंदी, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली हिंदी, यानी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में जो हिंदी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल वाला भूभाग है, उसमें जो बोली जाती है वो पहाड़ी हिंदी कहलाती है। अब पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? गढ़वाली और कुमायूनी। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो बेटा देखिए, 5 तो हैं उपभाषाएं। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में 17 बोलियों में विभाजित किया जाता है। तो 5 उपभाषाएं होगी: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं देखिए: कोरवी 1, हरियाणवी 2, ब्रज 3, बुंदेली 4, कन्नौजी 5, अवधी 6, बघेली 7, छत्तीसगढ़ी 8, मालवी 9, मेवाती 10, मारवाड़ी 11, ढूंढाड़ी 12, भोजपुरी 13, मगही 14, मैथिली 15, गढ़वाली 16 और कुमायूनी 17। इस प्रकार से 17 बोलियों में इसे विभाजित किया जाता है। तो ये था हमारी जो वर्तमान का जो हिंदी का स्वरूप है, जो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, उसका स्वरूप इस रूप में देखा जाता है। अब देखिए बेटा, आपके इस भाषा के साथ में एक और प्रश्न बनता है, और वो बनता है ये जो आगे यहाँ पर ये क्या है, ये बोलियां। तो बेटा इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बोली क्या है। अब आपने अभी तक देखा कि एक विस्तृत भूभाग में भाषा का जो मानक स्वरूप होता है वो भाषा कहलाती है। भाषा का जो मानक स्वरूप होता है, आवाज बोली का जो मानक स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। लेकिन देखिए, एक के सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा जो अपना स्थानीय भाषा का स्वरूप है, स्थानीय भाषा का जो स्वरूप है, उस स्थानीय भाषा के स्वरूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। तो बेटा अध्ययन करेंगे अभी अपन बोली का। बोली क्या है? भाषा है एक तरह की, लेकिन यह भाषा नहीं है। भाषा के लिए कई मानक होते हैं, कई विशेषताएं होती हैं भाषा के लिए, लेकिन बोली के लिए अलग मानक हैं। देखिए बेटा, भाषा के स्थानीय स्वरूप को जो स्थानीय लोगों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए काम में लिए जाते हैं।
बोली कहलाती है। भाषा स्थानीय स्वरूप है। भाषा एक स्थानीय स्वरूप है जो स्थानीय लोगों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्ति के काम में लिए जाते हैं। भाषा का स्थानीय स्वरूप, भाषा का स्थानीय स्वरूप जो स्थानीय लोगों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों के प्रकटीकरण के लिए काम में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। अब इसमें क्या होता है बेटा, यह है एक सीमित, क्या है? यह सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों के द्वारा, सीमित लोगों के द्वारा स्थानीय रूप में बोली जाती है। स्थानीय रूप में बोली जाती है। स्थानीय रूप में बोली जाती है। देखिए बेटा, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। उसके लिए कुछ आदर्श हैं, कुछ मानक हैं, उसके लिए कुछ नियम हैं। उसको बोलने के लिए भी, उसको पढ़ने के लिए भी, यानी उसका बिल्कुल विशुद्ध रूप से उच्चारण किया जाता है। लेकिन बोली के लिए किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, उसके लिए किसी प्रकार के कोई व्याकरणिक तत्व नहीं होते, किसी प्रकार की कोई व्याकरणिक शब्दावली नहीं होती। कह सकते हैं कि भाषा के अंतर्गत जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है, हमारी हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें देश, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर या मिश्रित शब्द आते हैं। तो इसमें बेटा देखिए, जो ये देशज शब्द है, ये जो देशज शब्द है, यह देशज शब्द ही क्या है? यह देशज शब्द बोली का ही एक रूप है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, देशज यानी स्थान विशेष में या स्थान विशेष में बोली जाने वाली भाषा। अब यहां क्या है, देखिए बेटा, इसके लिए कोई व्याकरण नहीं होती है। भाषा के लिए व्याकरण होती है, लेकिन बोली के लिए कोई व्याकरण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार, स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार गढ़े हुए, रचित या बनाए हुए जो शब्द होते हैं, वे शब्द ही देशज भाषा में आते हैं। देशज भाषा बोली होती है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करें कि बोली की क्या विशेषताएं हैं, बोली की क्या विशेषताएं हैं और बोली और भाषा में क्या अंतर है। देखिए बेटा, बोली की विशेषताओं के बारे में देखें कि यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी इसका क्षेत्र सीमित होता है, बोली जाती है। इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत देशज शब्दों का ही प्रयोग होता है, देशज शब्दों का ही प्रयोग होता है, देशज शब्दों का ही प्रयोग होता है। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं आ जाती हैं बेटा। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। देखना, भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। उसमें व्याकरणिक शब्द, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें देशी शब्दों का प्रयोग होता है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक विशेषताएं नहीं होती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं निकल करके आती हैं बोली की। अब अपने बोली और भाषा में अंतर, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि ये जो अभी बिंदुएं चल रही हैं बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अपने बोली और भाषा में अंतर करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अपन भाषा और एक तरफ लिख लेते हैं अपन बोली, यानी बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो देखिए बेटा, भाषा क्या है, यानी कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अभी आपने बोली में क्या पढ़ा था, बोली का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, पहला अंतर। दूसरा है, भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, व्याकरण होता है। अभी आपने बोली की विशेषताओं में क्या देखा था, बोली की विशेषताओं में देखा था बेटा आपने कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, वह तो क्या होती है, स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ ली जाती है। तो भाषा, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो भाषा के देशज शब्द हैं, इसलिए बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, व्याकरण नहीं होता है, नहीं होता है। आगे है, भाषा में एक निश्चित साहित्य की रचना की जाती है, भाषा में या भाषा का अपना एक साहित्य होता है, एक भाषा का अपना एक साहित्य होता है, भाषा का अपना एक साहित्य होता है, बोली का कोई साहित्य नहीं होता, बोली का कोई साहित्य नहीं होता, बोली का कोई साहित्य नहीं होता। चौथी इसकी विशेषता यानी चौथा जो अंतर है वो यह है कि भाषा के लिए एक निश्चित शब्दकोश होता है, भाषा का अपना एक शब्दकोश होता है, लेकिन क्या बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई शब्दों की निश्चितता नहीं है, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए जाते हैं। बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता, बोली का
कोई शब्दकोश नहीं होता। तो ये अंतर है, यहां से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप, बड़ा परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, भाषा और बोली में अंतर। अभी आपको जो पीछे चर्चा आपके सामने की गई है कि भाषा को कितनी उप भाषाओं में और कितनी बोलियों में विभाजित किया जाता है, वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर मैंने आपको एक चीज पहली क्लास में, कल की क्लास में भी बताई थी कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, कौन सी शैली से हुआ है, तो शौर से अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये अपना भाषा का टॉपिक था कक्षा 12 के लिए इतना ही। कक्षा 11 के लिए मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, एक क्लास कक्षा 11 के लिए और होगी। ये दोनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के लिए भाषा में से इतना ही। कक्षा 12 के लिए अपन आगे भी देखिए भाषा में क्या क्या पढ़ा है, इसके अर्थ को जानना, ध्यान देना, परिभाषा याद करना है, भाषा की विशेषताएं याद करना है, भाषा के जो इकाइयां हैं उनको याद करना है, उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं, कौन सी शैली से इसका विकास हुआ है, कौन से अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। फिर आगे आ जाते हैं बोली क्या है, बोली की परिभाषा लिखनी है आपको, बोली की विशेषताएं लिखनी है और भाषा और बोली में अंतर लिखना है। अब कल की क्लास में अपन कक्षा 12 के लिए पढ़ेंगे लिपि। देखिए संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 और अनुसूची 8, इसमें हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है और हिंदी भाषा के लिए जिस लिपि को पढ़ा जाता है वह लिपि है देवनागरी लिपि। वैसे दोनों क्लासों के लिए मैं ये चीज़ डाल देता हूँ, दोनों क्लासों को ही ये चीज़ पढ़ूंगा, क्योंकि लिपि भी भाषा का ही एक स्वरूप है। लिपि और भाषा साथ साथ चलते हैं, तो इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। कल की क्लास इसी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।